नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है शाह का बस्तर प्रेम, कांग्रेस का सियासी गेम। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और खेल महोत्सव है बस्तर ओलंपिक। ये तो आप जानते हैं, लेकिन अभी बस्तर ओलंपिक अपने समापन की तरफ अग्रसर है और इसी महापर्व के साक्षी बनने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन शाह के दौरे से पहले ही सियासत का तापमान भी गर्मा गया है। बीजेपी इसे विकास और बदलाव का संदेश बताने में लगी है, तो कांग्रेस इसे पूरा राजनीतिक दौरा करार दे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। बस्तर ओलंपिक छत्तीसगढ़ की परंपरा, खेल और संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन और इसके समापन के साक्षी बनने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लेकिन शाह का ये दौरा शुरू होने से पहले ही राजनीति का तापमान बढ़ गया। बीजेपी का कहना है कि ये दौरा विकास, खेल प्रतिभाओं और बस्तर के बदलाव का संदेश है। वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरह राजनीतिक बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह बार बार बस्तर आने का बहाना ढूंढते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते। भूपेश ने तंज कसते हुए कहा कि नक्सली बाहर और अडानी जंगल के अंदर इसलिए आ रहे हैं। बस्तर में बार बार आना है तो उनको बहाना चाहिए। अमित शाह जी इतने बार आए हैं तो क्या देखने आते हैं भाई, क्या करने आते हैं? मणिपुर क्यों नहीं जाते बार बार? छत्तीसगढ़ बार बार आते हैं, कुछ देते तो नहीं है, अगले कुछ दिए क्या? छीनते जा रहे हैं। तो वो ये है कि नक्सली बाहर और अडानी अंदर जंगल के। बस्तर में नक्सलवाद अब कमजोर हो रहा है। शांति और विकास का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसी बदलते बस्तर को लेकर केंद्र और राज्य की कोशिशें तेज है। बस्तर ओलंपिक इसी बदलाव की तस्वीर है, जिसमें युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। इन सब के बीच भूपेश बघेल के आरोपों ने माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी का जवाब भी उतना ही तीखा आया। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि भूपेश बघेल को उनकी डकैतियों ने मारा है। जो लूटा है वो गरीबों का है और पाई पाई गरीबों तक पहुंचेगी। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी को उनकी जो डकैतियां उन्होंने मारी हैं उसका डर सता रहा है। जो लूटा है वो गरीबों का माल है और उसकी पाई पाई गरीबों के पास पहुंचनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भूपेश बघेल की बात है तो और कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद के साथ नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम किया। पिछले 5 वर्ष जब उनकी सरकार रही, न तो उनकी इच्छा थी न उनकी शक्ति थी कि वो नक्सलियों के खिलाफ में बोल सके। ये जवानों का मनोबल गिराने का काम करते हैं और कहीं न कहीं से वो चाहते हैं कि नक्सली और बढ़े और नक्सली क्या कहते हैं इस प्रदेश में उनको क्या कहते हैं एक वोटर के रूप में स्थापित। शाह का बस्तर प्रेम और कांग्रेस का सियासी गेम दोनों साथ चल रहे हैं। बीजेपी इसे विकास का उत्सव बता रही है तो कांग्रेस इसे राजनीतिक रणनीति। अब नजर इस बात पर होगी कि शाह के दौरे के बाद और कौन कौन से सियासी तीर चलेंगे। तो निगाह इस पर भी रहेगी कि बस्तर की सियासत किस दिशा में जाएगी। तो कल के बस्तर और आज के बस्तर में बहुत ज्यादा फर्क देखा गया है। बस्तर के लोग तमाम चीजों से ऊब चुके हैं और धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा की गारंटी क्या है? अगर वहां पर कोई आयोजन होते हैं तो आयोजन में कोई बड़ा मुखिया सामने आता है तो बस्तर के लोगों की इच्छाएं क्या है, ये तमाम चीजें सामने आती हैं। बहरहाल कांग्रेस अब इसको सियासत के नजरिए से देख रही है, लेकिन असल क्या है ये आज की चर्चा में सामने आएगा। बहरहाल हम चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवालों की तरफ हम ध्यान। सवाल नंबर 1, शाह का बस्तर दौरा विकास का एजेंडा है या फिर एंटी नक्सल रणनीति का एक नया कदम है? सवाल नंबर 2, क्या बस्तर ओलंपिक के बहाने सरकार नक्सलियों को संदेश दे रही है? और सवाल नंबर 3, केंद्रीय गृह मंत्री के बार बार बस्तर आने पर कांग्रेस के सवाल आखिरकार कितने सही हैं? ये जो तमाम सवाल है इनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका हम रुख करते हैं।
राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजीव जी आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, बस्तर को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, क्योंकि नक्सलवाद का अंत हो रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो बार बार आएंगे, ये वो जगह है जहां वो ये सुनिश्चित भी करना चाहेंगे, अगर वो इस जमीन पर आ रहे हैं तो वो एक भरोसा भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच में कुछ अलग अलग आयोजनों में जब वो शिरकत करते हैं तो विपक्ष भी इन मुद्दों को उठाता है। ये कितना सही है, कितना गलत है, आप क्या कुछ समझते हैं सर? देखिए ललित जी, ये तो स्पष्ट है कि अमित शाह की नीति, नियत और इच्छा शक्ति और जो डेडलाइन तय किया उसके चलते हुए नक्सली अब अंतिम दौर में है, कहा जा सकता है। बड़े बड़े नक्सलाइट मारे गए हैं, अब कुछ बचे हैं, उनको किस आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। यहाँ तक कि उनके जो मामले दर्ज है उनको भी वापस लेने के लिए सरकार ने अपनी एक नीति तय कर दी है। अब बात आती है कि कांग्रेस की आपत्ति क्यों लेकर के, तो ये तो महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन से परिपूर्ण है और औद्योगिक विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाने को लेकर के तमाम प्रकार के जो आयाम, लिथियम, हीरा से लेकर के लोह खनन, खासकर बैलाडीला की बात करते हैं बार बार कि वहां पे आया है। वहां अडानी 2018 से है, रमन सिंह के समय से वहां पे उनको जो है डेवलपर सा ऑपरेटर के रूप में अनुमति दी गई थी। तो ये जो खनिज संसाधन है, क्या निजीकरण नहीं होना चाहिए? क्या मुझे लगता है कि भाजपा को बचाव के जगह में अपनी जो औद्योगिक नीति उसको स्पष्ट करना चाहिए। निजीकरण के बिना क्या औद्योगिक विकास संभव है? और एनएमडीसी के अतिरिक्त अन्य जो उद्योगपतियों को जो देने की बात बार बार कांग्रेस की ओर से कही जाती है, तो क्या उनको नहीं देना था या नहीं आगे देना चाहिए? क्या बिना औद्योगिक विकास, जिस तरह से सरगुजा की बात हो रही है, पेड़ कटाई को लेकर है, तो जो आदिवासियों के विकास, जो अभी कहे कि गरीबों की संपत्ति को लूट लिए भूपेश बघेल, तो ये जो गरीबों की संपत्ति है उनमें उनका हक कितना होगा, किस ढंग से होगा, पेशा कानून का किस ढंग से पालन होगा? ये पूरी नीति को यदि पारदर्शिता ढंग से निजीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जनता के लिए और भाजपा के लिए, देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप एक अलग तरफ इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर वो हो रहा है तो उसको पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि जनता के बीच में स्पष्ट मैसेज जाएगा। राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, ये हम लगातार कह रहे हैं कि चूंकि खेल यहाँ पर सम्मान समारोह है, तो विकास और खेल प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं या फिर नक्सलियों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए आ रहे हैं? थोड़ा क्लियर कीजिएगा सर। देखिए, मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है, एक गृह मंत्री अगर लाल आतंक है, अगर रेड कॉरिडोर है, पशुपति से तिरुपति तक है, उसके खात्मा के लिए अगर वो आते हैं, ऑपरेशन का जायजा लेते हैं, तो कांग्रेस की आपत्ति बड़ी संदेहास्पद है और बड़ी हास्यास्पद है। दूसरी बात, आप अगर कहते हैं कि दोनों काम के लिए आते हैं, गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, पूरा भारत उनका क्षेत्र है, तमाम जगह पर जाते हैं कि सुरक्षा की चिंता करना। वो तो नहीं कि बार बार कपड़े बदलते हैं और उसके बाद फोटो खींचाकर चले जाते हैं। काम हो रहा है, संयुक्त डीजीपीओ की कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है, संयुक्त रूप से जितने लाल आतंक के क्षेत्र हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, ऑपरेशन की चर्चा चल रही है, जितने भी संयुक्त जो हमारे डीआरजी से लेकर सीआरपीएफ, आईटीबीटी, सीआरपीएफ की टीम है, उनके साथ बैठक हो रही है। तो देखिए, ये तो है कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, प्रत्यंचना तैयार है, अब केवल प्रहार होगा। और प्रहार होने के बाद उसके साथ जो विकास की सौगात है, अभी मैं सुन रहा था आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि लाते क्यों नहीं, 30,000 करोड़ रुपए वहां पर छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी जो सिंचाई योजना है, वहां पर सौर ऊर्जा की बातें हैं, मोबाइल टावर खड़ा करना, तमाम कार्य हो रहे हैं। तो विकास भी हो रहा है और प्रहार भी हो रहा है, और प्रहार से के कारण ही पूरे नक्सलाइट आज पीछे की ओर खेद कर रहे हैं। इसे कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, ये देश की समस्या है। अगर सीमा पार की समस्या पर हम धीरे धीरे काबू पा रहे हैं, तो ये जो लाल आतंक जो हमारी आंतरिक समस्या है उस पर भी प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी शहीद हुए थे, तो इसे समझना पड़ेगा। इस पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, इस पर राजनीतिक खिचड़ी मत पकाइए। बहुत संवेदनशील मामला है, अगर नक्सलाइट चले जाते हैं तो विकास की हवा चलेगी, विकास की बयार आएगी, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी जो आपका शीर्षक है, इस पर राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है, सियासत का सियासत का गेम खेल रही है। ये गेम का समय नहीं है, ये समय है कि भागीदारी का यज्ञ चल रहा है, जिसमें हम
नक्सलियों को भी भगाएंगे और विकास की नई गाथा लिखेंगे। तो इसमें सबका साथ चाहिए। तो सबके साथ सबका विकास जब हमारा मूल मंत्र है, तो कांग्रेस को चाहिए कि इस पे छिद्रान्वेष न करे, कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, साथ में आए। आपके भी लोग शहीद हुए थे, हमारे लोग भी शहीद हुए, जनता पीड़ित थी, पुलिस, पब्लिक, प्रेस, सब कोई इसे प्रताड़ित थे। बस्तर को अजायब घर बनाया गया था। अब बस्तर में तमाम लोग आएंगे, दुनिया पर्यटन से लेकर तमाम उद्योग उद्यम चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये एक विकास की गारंटी है। तो इस पर अगर छिद्रान्वेष करते हैं तो ये बहुत दुखद है। बिल्कुल, ये बातें आप तमाम चीजें जो कह रहे हैं, क्या ये जनता के बीच में स्पष्ट मैसेज जा रहा है? क्योंकि विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है उसके पीछे उनका मकसद क्या है? सुरेंद्र जी से बात कर लेता हूं मैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है, पूरे देश भर का डेवलपमेंट ज़रूरी है, और खासतौर पर जो पिछड़े इलाके हैं, जो कमज़ोर इलाके हैं, उनका डेवलपमेंट करना, और साथ ही साथ सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये तो दोनों ही विषय ऐसे हैं कि केंद्र के विषय हैं। अगर केंद्र के कोई बड़े मिनिस्टर आते हैं तो ये उनके विषय में आता है। आपको ये अनुचित क्यों लग रहा है, पहला तो ये, और आपको ये राजनीतिक क्यों लग रहा है? ललित जी, आपने दो प्रमुख विषय उठाए, भरोसा, इच्छा शक्ति, विकास और नक्सलवाद। पहली बात तो मैं बेहद स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस जो है नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की हर लड़ाई में सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है, और मैं बार बार ये बात ये कहता हूं कि ये राजनीति का विषय नहीं है। दूसरी बात, आपने जो कहा विकास को लेके, यही अमित शाह जी हैं छत्तीसगढ़ की धरती में आके चुनाव से पहले कहे थे एनएमडीसी का नगरनार प्लांट जो है वो नहीं बिकने दिया जाएगा। आप दीपम की साइट खोल के देख लीजिए, 90% शेयर बेचने के लिए एनएमडीसी की पेरेंटल बॉडी से डीलिस्ट कर दिया गया है। जिस प्रकार से लगातार धोखा दिया जा रहा है, देखिए हम कभी उद्योग के विरोधी नहीं रहे, ना बस्तर की जनता उद्योग के विरोधी रही है। 24,000 करोड़ का नगरनार का स्टील प्लांट जब खड़ा हुआ, एनएमडीसी नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया, अपनी जमीनें दी, इस लालच में कि व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से धोखा किया जा रहा है, तो मूल बात भरोसे का संकट इस सरकार में है। लगातार आपने देखा होगा कि यही गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की धरती में आके ये ऐलान किया था कि जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। लेकिन जो धोखा किया जा रहा है बस्तर की जनता से, जो पुनर्वास योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो नक्सल मुक्त गांवों को 2 जिले भी घोषित किए, दिखा दे राजपत्र में। हमारी सरकार में 582 गांव नक्सल मुक्त हुए थे, और ये बता दे जो दावा किए 1-1 करोड़ देंगे, कितने गांव को दिए? 2 जिले जो है ये मुंह जमानी बयानों में नक्सल मुक्त हो गए। नारायणपुर जिला को घोषित किया। अब राजपत्र दिखा दीजिए मुझे गृह विभाग का, तो इनके कहने से हो जाता है क्या? सुरेंद्र जी, लेकिन एक बात बताइए, पुनर्वास पूरे जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। पुनर्वास नीति तो चल रही है, चाहे पुनः मार्गेम नीति हो या फिर दूसरी नीतियां, उसके जरिए क्या उन नक्सलियों को जो समर्पण कर रहे हैं उनको कुछ फायदा नहीं दिया जा रहा है? मेन उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश नहीं की जा रही है? ललित जी जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। रुपेश जो सरेंडर किए, उसके साथ सैकड़ों नक्सली जो है सरेंडर किए, समर्पण पुनर्वास योजना में भरोसा किया। उनका बयान भी आप सुन लीजिए, सोशल मीडिया में मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा एक चवन्नी का लाभ जो है पुनर्वास योजना का नहीं मिला। उसके साथ में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको अभी बताया ना, सरकार सूची जारी करे कितने लोगों को आप सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं, 10 एकड़ जमीन देने का वादा किए, मकान देने का वादा किए। वो तो छोड़िए, वो तो समर्पित नक्सली है। प्रधानमंत्री से राजीव जी के पास इसका जवाब होगा ना सर? आप जिन सूची की बात कर रहे हैं, अब पूछ लेते हैं राजीव जी से, यहीं बैठे हैं सर। राजीव जी, आप कोई ऐसी सूची जारी करेंगे? हाँ, एक और सवाल, चल ठीक है, एक और सवाल। मैं आता हूं, दूसरी बार मैं आऊंगा। राजीव जी इसका जवाब दे दीजिए जी। राजीव जी इसका जवाब दे दीजिए, मैं फिर आता हूं आपके पास। हाँ बिल्कुल, पुनर्वास से प्रभावित होकर ही तमाम, अगर अभी आप टीवी देखेंगे, इंटरनेट खोलेंगे, लगातार खबरें आ रही है। बस्तर, उत्तर बस्तर हो, कांकेर का क्षेत्र हो, दक्षिण बस्तर हो, बीजापुर हो, तमाम जगह पर लगातार नक्सलाइट जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, भय के डर से भी कर रहे हैं। जो हमारी स्कीम है लोन वराटू, उनकी शंका ये है सर, उनकी शंका ये है कि जो कर रहे हैं उनको वो लाभ मिल नहीं पा रहा जिसकी आप घोषणा कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आ रहा हूं मैं, आप ही का सवाल पूछा है, आप ही का सवाल पूछा। ठीक है राजीव, मैंने प्रारंभ में ही कहा 30,000 करोड़ रुपए प्रत्येक गांव में अभी तक का बजट अब कैग में भी जमा हो चुका है। क्यों, किस लिए हुआ है? कि वहां पर पेयजल की सुविधा सुनिश्चित
सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य की सुविधा सुनिश्चित करना, जिन स्कूलों को तोड़ दिया था, आप लोग मौन थे, उन स्कूलों को पुनः प्रारंभ करना, जिन सड़कों को उन्होंने तोड़ दिया था उन सड़कों को शुरू करना, जिन गांव की जो उनके घोटुल के जो पंचायत भवन हुआ करते थे, जो स्थान हुआ करता था, उनको पुनर्निर्माण करना। अरे भाई साहब, काम हो रहा है, तभी तो हमें बस्तर ने मैंडेट दिया है, जनादेश मिला है और हमको पुनः जनादेश लेना है। इसीलिए कोई कोरी लफाजी नहीं होती है, काम करके दिखाया है, काम करके दिखाएंगे, जो बोला है वो करेंगे। आप इतिहास देख लीजिए, अगर ये तीसरा मैंडेट भारत देश में हमें मिला है तो इसीलिए मिला है कि जो कहते हैं वो करते हैं साहब। और आप अभी आंकड़ों की बात करेंगे तो ये आप अपने वेबसाइट में देख लीजिएगा, 30,000 करोड़ रुपए बस्तर के विकास में खर्च हो रहे हैं और नक्सली भी जो आ रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक हुई है। ठीक है, मैं वो जवाब लेता हूं। सुरेंद्र जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यानी उनको कोई तो भरोसा होगा, उनको कोई तो भरोसा होगा कि किसी नक्सली को आपने जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ आपने लाभ दिया होगा, इसलिए जो दूसरे कैडर के लोग हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगर कुछ गलत होता तो लोग आते ही नहीं आत्मसमर्पण करने के लिए। जी सर। ललित जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। जो इस सरकार ने पुनर्वास योजना में घोषित किया था, यही अमित शाह जी, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि 1 करोड़ उस ग्राम पंचायत को वहां विकास के लिए उनको देने की बात कही थी। किस ग्राम पंचायत के खाते में 1 करोड़ ये सरकार जमा की? एक नाम बता दे, एक नाम बता। अगर एक गांव एक ग्राम पंचायत का नाम बताएं जिसको उस योजना के तहत ये दिया है। अगर वहां स्कूल बने, नहीं राजीव जी, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में देखिए 5वीं अनुसूची का क्षेत्र पूरे है, प्रदेश में जो संसाधन छीने जा रहे हैं, उद्योग का मतलब अडानी। अमोरा में जिस प्रकार से जन विरोध हुआ, जिस प्रकार से तमनार में जन विरोध हुआ, जिस प्रकार से हसदेव में जन विरोध हुआ, जिस प्रकार से मैनपाट में बरसात खान को ले जा रहे हैं, बीजापुर में जंगल कट रहे हैं, नंदराज पर्वत अडानी को दिया, तो इनके लिए उद्योग का मतलब बगैर उद्योग का कैसे होगा सुरेंद्र जी? सर सुरेंद्र जी, बिना उद्योग धंधों के कैसे विकास हो सकता है? चलिए मैं शर्मा जी से बात करूंगा। मैं शर्मा जी से पूछना चाहूँ, मैं आता हूँ आपके पास भी। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आता हूँ आपके पास, आऊंगा आपके पास आऊंगा। एक उनका भी रिएक्शन ले लेता हूँ, के शर्मा जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर ये बताइए कि अगर कहीं डेवलपमेंट करना है, ये बात आपने पहली बार जो कही है वो बिल्कुल वाजिब बात आपकी थी कि पारदर्शी तरीका होना चाहिए, वरना इस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन आप बताइए कि कहीं डेवलपमेंट करना है तो बिना पैसों के कैसे होगा, बिना उद्योग धंधों के कैसे होगा? और जो निजी क्षेत्र है वही तो पैसे लगाते हैं, तभी तो बिजनेस बड़ा होता है और वहीं पर तो रोजगार का सृजन होता है। सरकार अपने से कितना कर सकती है सर? इसी को स्पष्ट रूप से बोलने वाली बात है कि सरकार इस बात को क्यों नहीं स्वीकारती कि वहां हमको औद्योगिक विकास के संसाधन की जो बात आ रही है, एनएमडीसी की जो वहां पे खनन वर्षों से चल रहा है, उसको लेके कई निजी कंपनियों को 50-50 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है। लव अयस्क वहां पे है। अभी तमाम प्रकार के जो औद्योगिक विकास की जो आप बात कर रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से करने में क्या दिक्कत है? मुझे ये लगता है कि क्योंकि बार बार निश्चित रूप से अभी नक्सली उन्मूलन होगा, उसके बाद विकास महत्वपूर्ण है। एलवत पंचायत के नाम पे 1-1 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 400 गांव अभी मुक्त हो चुके हैं। जो इनके विकास की बात है, मूलभूत सुविधाएं उनको चाहिए, लेकिन ये संदेश नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है कि नक्सली वहां से चले हैं इसलिए हमारा खनिज संसाधन बचा हुआ है। ये एक गलत संदेश नहीं जाना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि नक्सली बाहर और फिर उद्योगपति अंदर। ये बात जो आ रही है, मुझे लगता है कि दोनों ही बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं और इस ढंग से स्पष्ट ढंग से पारदर्शिता और भरोसा, आदिवासियों का भरोसा जीतना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां के लोगों ने वर्षों तक नक्सली हिंसा का दंश झेला है। अब यदि सरकार के लोकतांत्रिक सरकार और विकास पर विश्वास कर रहे हैं तो उन पर यह विश्वास बना रहना चाहिए कि आने वाले समय में फिर से नक्सली विचारधारा किसी न किसी बीच के रूप में पनपने का अवसर न मिले। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आपसे। सर, उद्योग धंधों की बात तो हमने लगातार कही कि वो करना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अमित शाह आ रहे, आप बार बार कह रहे हैं कि आप मणिपुर क्यों नहीं जाते, लेकिन बस्तर की जनता चाहती है कि उनके केंद्रीय गृह मंत्री उनके पास आए। आप कहीं ऐसा करके बस्तर की जनता का अपमान तो नहीं कर रहे हैं सर? देखिए, ये मुद्दा भी आपको समझना होगा। यहाँ पर आप साथ दे दीजिए, हो सकता है कि आने के बाद फिर आप सवाल पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। खेल समारोह में भी आ रहे तो क्या दिक्कत? पहले
समारोह तो पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक होता था, पहला त्योहार होता है हरेली, हरेली के दिन शुरुआत होती थी, उसको तो ये सरकार बंद कर दी। 5 संभाग है, इनको केवल बस्तर ओलंपिक की चिंता है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो ओलंपिक की संस्कृति थी, अरे सुन लीजिए, असलियत ये है, पहले बस्तर में कल जो डर था नक्सलवाद का था, आज का जो डर है वो संसाधनों की लूट का है, इस सरकार के संरक्षण में दोहरे। मैं उदाहरण देता हूं, राजू भाई अपने समय में बोलिएगा, जीवन ठाकुर चारामा के जनपद अध्यक्ष थे, उनको जो पट्टा आवंटित हुआ था पुरानी सरकार में, ये सारे डेटा गायब कर दिए और उनको फर्जी मामले में जेल भेजा गया, उनकी हत्या करवा दी गई। महेश कुड़ियम जो मध्याह्न भोजन का रसोईया था, मार के 1 लाख नक्सली बता दिए। रघु मीडियम 23 साल का युवा आदिवासी जेल भेज दिया गया। सरजू टेकाम जो आदिवासी नेता है, सर्व आदिवासी समाज का, भारतीय, देखिए उसके खाते में टेरर फंडिंग बोला गया और उसी ठेकेदार से 91 लाख 2 भाजपा नेताओं के खाते में आए। उनके खिलाफ आज तक 1 रुपए का भी। ठीक है ठीक है सर, ठीक है रेखन गांगड़ा और लव कुमार राजीव जी, राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब। ठीक है सर, सुरेंद्र जी आपके साथ तमाम सवाल हो गए, राजीव जी जवाब दीजिए। जी सुरेंद्र जी, आपका प्रश्न है कि तमाम जो लोग मारे गए हैं, अब मैं आपको बताता हूं, जब पंजाब में भी इनकाउंटर होते थे ना, जो लूट का विरोध और जो सीमा पर आतंकवाद में भी जो मारे जाते हैं, तो तथा कथित बुद्धिजीवी अर्बन नक्सली बोलते हैं, वो नक्सली नहीं था। अब साहब जब क्रॉस फायरिंग होती है तब वो पूछेंगे, नहीं नक्सली थे नहीं। आप ऐसा प्रश्न उठाकर इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल में, सुरेंद्र जी थोड़ा सा सुन लीजिए, आप यदि पूछते हैं कि अमुक व्यक्ति मारा गया नक्सली था अथवा नहीं है, मारे गए जो भी हो उनके प्रति दुख है, लेकिन उसके ऊपर पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके जो उनका अंदर जो एंथुसियाज्म है, आप उसको तोड़ रहे हैं। अरे भाई, कभी भी अगर क्रॉस फायरिंग होती है, हो सकता है गलती से कोई मारा जाए, तो इसको लेकर पूरा ऑपरेशन बस्तर में आज तक। सुरेंद्र जी, आप अगर ऑपरेशन पर अगर सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जवानों की तरफ भी चले जाएगा, उनका भी मनोबल टूटता है। ऐसा करके आप सेना का मनोबल, पुलिस का मनोबल, पैरामिलिट्री का मनोबल, आप मनोबल को तोड़ रहे हो। इसीलिए भारतीय जनमानस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति बड़ा दुख है। देखिए ललित जी, सुरेंद्र जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब सेना कोई शौर्य करती है, उस पर आप सवालिया निशान लगाते। जब नक्सलियों को मारने के लिए कोई ऑपरेशन होता है, तो आप उस पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। कोई नक्सली नहीं मारा गया, केवल निर्दोष मारा गया। अरे नक्सली नहीं थे, अरे नक्सली ही मारे जा रहे हैं, और उस पर आप सवालिया निशान लगाकर जो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारे जो जवान है, आप खाकी वर्दी पर लांछन मत लगाइए, सेना की वर्दी पर लांछन मत लगाइए। ये लांछन लगाते लगाते आप 99 पर आ गए, ये 99 पर इसलिए आ गए, और केवल 3 राज्यों में आपकी सरकार है। ठीक है सर, एक क्लोजिंग कमेंट मुझे लेना है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, तो क्लोजिंग शहादत का अपमान मत करिए। नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं, ठीक है सर, बहुत ठीक है अच्छी बात है। ठीक है वहां पर सर, उद्योग देखिए होंगे, धंधे होंगे, ये एक व्यापार अच्छा होगा, कदम है, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन सवाल है कि क्या पारदर्शी तरीके से छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की या बस्तर के डेवलपमेंट की कहानी लिखी जा रही है। शर्मा जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, बस्तर ओलंपिक एक महत्वपूर्ण इसलिए कि जो अब तक बंदूक पकड़ के जंगलों में घूमते थे, लोगों की हत्या करते थे, वो यदि खेल के मैदान में आते हैं तो खेल भावना किस ढंग से लोगों को जोड़ती है, इसको समझना चाहिए। 750 खिलाड़ी यदि वहां पे हैं, जिसमें नक्सली भी है जो छोड़ चुके हैं, आत्मसमर्पित नक्सली, और जो पीड़ित हैं वो भी उसमें खेल का हिस्सा बन रहे हैं, तो युवाओं में खेल की वहां पे अपार क्षमता है। तीरंदाजी में देखिए, जितने भी प्रकार की आप खेल के आगे देखेंगे, यहाँ के बस्तर के खिलाड़ी इस दिशा में भी आपको राष्ट्रीय स्तर पर नजर आएंगे, ये भी स्पष्ट है। लेकिन जो विकास, जो आप पुनर्वास नीति जो चल रही, 10,000 रुपए 3 साल तक देना है, 6 महीने तक उनको पूरे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, और जो विकास 1-1 करोड़ रुपए गांव की बात हो रही है, इनको रोजगार महत्वपूर्ण है। इनके हाथ में बंदूक के जगह में आप रोजगार, खेत और तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पुनर्वास नीति सभी राज्यों में है, तेलंगाना में अलग है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह आत्मसमर्पण किए। मुझे लगता है कि ये जो समापन हो रहा है, ये डेडलाइन के पूर्व पूरी तरह समाप्त हो जाए, पहले इसलिए एकजुटता की बात है, और जो विचारधारा और विकास के लिए निश्चित रूप से चर्चा चलती है। निश्चित ही के जी सर, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नक्सलवाद का अंत तो हो रहा है, और कांग्रेस भी ये चाहती थी,
सर मेरे पास समय कम है। कांग्रेस भी यही चाहती थी कि नक्सलवाद का दी एंड हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दंश किसी ने झेला है तो कांग्रेस ने झेला है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो अमित शाह के आने का विरोध हो रहा है, हम लगातार ये कहेंगे कि वो केंद्रीय गृह मंत्री है, सुरक्षा भी उनका मुद्दा है, और निश्चित तौर पर अगर खेल और दूसरी चीज़ें होती हैं और बस्तर को डेवलप करना है तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र को देखना होगा। पहला, अगर बस्तर की राजनीति की हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर विकास हो, सुरक्षा हो, और राजनीति खास तौर पर बस्तर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। ये तो बस्तर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ, ये तो जनता तय करेगी। आने वाले चुनाव में ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दौरे के बाद सियासत के और कितने तीर चलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी, सुरेश जी आपका भी, और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।